बच्चों, आज हम 8th क्लास के 4th चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कौन सी जो मेटल है वो छोटी नहीं, पतली पतली परतों में या पतली पतली शीट्स में, थिन शीट्स में बीट की जा सकती हैं। तो इसमें फास्फोरस नहीं होगा, सल्फ़र नहीं होगा, ऑक्सीजन को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक गैस है। सल्फ़र भी गैस है तो वो भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा। जिंक क्या है? मेटल है। तो ओके, तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सॉरी, पतली पतली सीट हैं, उनमें बीट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो इनमें से मेटल क्या है? जिंक ही है, तो जिंक आंसर होगा। ए जिंक इज़ अ मेटल इन मेटल हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, जो वो थिन सीड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेटल को बीट के मतलब मार मार कर हम पतली सीड्स में बदल सकते हैं, वो मेलेबिलिटी कहलाती है। कैन बी कन्वर्टेड इन सीड्स बाय बीटिंग, जिंक को बीट करके सीड्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। रेस्ट ऑफ देयर आर नॉन मेटल्स, ये जो फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन दिया गया है, ये नॉन मेटल्स हैं, इसलिए इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता थिन सीड्स में। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, some non-metals are ductile। तो इसमें कौन सा, पहले तो हमको देखना पड़ेगा डक्टाइल क्या होते हैं। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल, जैसे वायर्स की यहाँ बात आ रही है, तो देयरफॉर इट इज नॉन डक्टाइल। तो हम इनके क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं इनको, सॉरी यहाँ पे, तो डक्टिलिटी मतलब इसके हम वायर्स बना सकते हैं, इनको वायर्स में बनाए जा सकते हैं, इनसे जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ दिया है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, तो हम मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पे और नॉन मेटल की। तो मेटल्स ही डक्टाइल होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम वायर बनाए जा सकते हैं। ओके, नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये तो नहीं होगा, बट ऑल नहीं हो सकती और ऑल नॉन मेटल नहीं हो सकती। कुछ नॉन मेटल जैसे कि कुछ हो सकती हैं, लेकिन जनरली मेटल्स ही डक्टाइल होती है। तो ये वाला जो सी आंसर है वो ज़्यादा सुइटेबल रहेगा कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अब आंसर 2, ये आंसर 2 में आप देख सकते हैं, और सी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। और दिया गया है मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और इसको थिन ड्रॉन नहीं किया जा सकता इनटू वायर्स में, देयरफॉर इट इज़ नॉन डक्टाइल। तो ये डक्टाइल नहीं है मरकरी, सो द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ए इनकरेक्ट होगा क्योंकि ऑल मेटल बोल रहा है, बट मरकरी डक्टाइल नहीं हो सकती क्योंकि ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और इसको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। नोट अ सिंगल नॉन मेटल इज डक्टाइल, सो ऑप्शन सिंगल नॉन मेटल जो होती है वो भी डक्टाइल नहीं हो, सो ऑप्शन बी एंड डी आर इनकरेक्ट, बी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है फास्फोरस इज वेरी नॉन मेटल। ठीक है, तो फास्फोरस नॉन मेटल में आती है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, नॉन मेटल में आएगा। जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे उसमें दिया रहता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक,
पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के जनरली मेटल्स होती हैं, डी ब्लॉक की मेटल्स होती हैं। जो फर्स्ट और जो एस ब्लॉक होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीच में डी ब्लॉक होता है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं जो फास्फोरस है वो नॉन मेटल है, पी ब्लॉक ज़्यादातर नॉन मेटल भी होता है और सेमी मेटल्स भी इसमें होती हैं। फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये बहुत रिएक्टिव होती है। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, क्या ये सही है? मतलब इसमें क्या आएगा, मोर होगा या लेस होगा? आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। अब क्वेश्चन 4, मार्क T if the statement is true and F if it is false। यदि ये गलत होगा तो हम false लगाएंगे। पहले में देखते हैं हम, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, क्या होगा, ये false ही होगा क्योंकि हमने मेटल का अभी भी देखा कि मेटल्स जो होती है ऊपर देखा था, मेटल्स जो है एसिड से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब बी नंबर का देखिए, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। यस, सोडियम में जनरली, जो पहले का हम देख लेते हैं एक बार, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, तो इसका क्या दिया आंसर, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो पहला वाला गलत है क्योंकि मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड से। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ये सही है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ओके, सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि यदि इसमें ज़रा भी नमी आती है तो ये ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है जिससे इसमें जो ड्राइनेस है वो बनी रहे और नमी ना आए। ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिव है, पोटेशियम भी और कैल्शियम भी। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जो होता है जिंक को डिस्प्लेस कर देता है। मान लीजिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो एक बीकर, अब हम देख लेते हैं, एक बीकर बना हुआ है, इसमें उसमें क्या रख दिया हमने, जिंक का सॉल्यूशन रखा है, जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि आप कॉपर डालते हो तो क्या कॉपर जिंक को हटा के खुद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है कि नहीं बनाता, वो ये बोल रहा है। तो द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज़ हायर देन कॉपर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, हायर होती है कॉपर से। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मान लीजिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दिया है, रखा है बीकर में, आपने उसमें कॉपर ऐड किया तो कॉपर उससे मिक्स होके कॉपर सल्फेट बना पाएगा। तो हम यहाँ बताएंगे कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर जो होता है जिंक को हटाकर अब उसकी जगह नहीं ले सकेगा, इसलिए कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ही बना रहेगा। कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, सो फोर्थ दिया हुआ है, कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो कॉल क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कोल में कोक होता है, कार्बन होता है, कार्बन होता है ना कोल में। तो कोल जो होता है उसमें नॉन मेटल्स ही होती हैं, तो ये नॉन डक्टाइल, मतलब वायर्स में हम इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते।
क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन 5 में दिया गया है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है जिनको हमको क्लासिफाई करने से डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनके बेस को लेकर मतलब इनको आधार बनाकर हमको मेटल और नॉन मेटल में अंतर बताना है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंसेस लिख लिए और इनकी प्रॉपर्टीज़, इसको आपको ऐसा ही टेबल बनाना है। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ऐसा ही टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें सारी एक 3 कॉलम बनाकर प्रॉपर्टी, मेटल्स, नॉन मेटल, ये तीनों लिखेगा और प्रॉपर्टी पूरी डिफाइन करिए, फिर उसके आधार पे उनमें अंतर लिखेगा। तो अपीरेंस क्या होती है, मेटल्स की अपीरेंस होती है कैसी होती है, लस्ट्रस होती है ना। और नॉन मेटल क्या होती है, डल होती हैं। हार्डनेस, मेटल्स जो होती हैं हार्ड होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होती है, मतलब मेलिएबिलिटी क्या होती है, इनको थिन शीट्स में हम बदल सकते हैं, ठीक है, मेटल्स को। तो जो मेटल्स हैं उनको थिन शीट्स में बदलते हैं, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। मेलिएबल होती है मेटल्स, नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, जो हम वायर्स बना सकते हैं मेटल से। मेटल तो डक्टाइल होती ही हैं क्योंकि हम इनसे वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल वायर नहीं बना सकते तो नॉन डक्टाइल होती हैं। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन के लिए ये मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर होती है और नॉन मेटल बेड कंडक्टर होती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की भी मेटल्स, और नॉन मेटल्स वेट कंडक्टर होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी के आधार पर ये डिफरेंसेस होता है, ये आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है ये सब और नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रीज़न पूछा गया है तो वो हम देखेंगे क्वेश्चन 6 में। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू ब्रेक फूड आइटम। ये क्या बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है वो हम क्यों यूज़ करते हैं फूड आइटम को ब्रेक करने के लिए। उसके चारों तरफ मतलब उसको गर्म बनाए रखते हैं, हम उसमें लपेट करते हैं ना फूड, रोटियों को गर्म बनाए रखना होता है, कोई भी फूड आइटम होता है तो हम उसको एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो यहाँ पे बताएंगे। तो क्या आंसर दिया गया है, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू ब्रेक फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलिएबल। तो एल्यूमिनियम क्या होती है, मेटल है भाई एक, तो वो हाईली मेलिएबल होती है, मीन्स उनको थिन शीट्स में बांटा जा सकता है। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, वही है ना कि हम इनको थिन शीट्स में बांट सकते हैं। मोरेवर इट डज़ नॉट रिएक्ट विद फूड, इसके साथ साथ ये फूड से रिएक्ट नहीं करती है। तो इसके कारण जो होता है एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आया कि एल्यूमिनियम फॉयल क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो होती हैं एल्यूमिनियम से बनती हैं। एल्यूमिनियम क्या होती है, मेटल होती है, तो एल्यूमिनियम को हम थिन शीट्स में बांट सकते हैं, मतलब मेलिएबल होती है मीन्स थिन शीट्स में कन्वर्ट कर बीट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये क्या होती हैं, फूड से रिएक्ट भी नहीं करती, इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इमर्जन rods फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो इसमें क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन था कि जो इमर्जन रॉड है हम उनको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, फॉर हीटिंग, उनको लिक्विड को हीट करने के लिए, जैसे वाटर हुआ उसको हीट करने के लिए हम इमर्जन रॉड यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो मेटेलिक सब्सटेंस से बनाई जाती हैं, ठीक है, मेटेलिक सब्सटेंस से बनाई जाती हैं और मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का
गुड कंडक्टर होती हैं। इसी कारण से हम इमर्जन रॉड्स का यूज़ हीटिंग लिक्विड्स को हीटिंग करने में करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन दिया है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन क्या हुआ, जिंक का साल्ट सॉल्यूशन मतलब जिंक सल्फेट, इसको वाटर में घोला और फिर जो हमें सॉल्यूशन मिला वो जिंक का साल्ट सॉल्यूशन है, तो उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब उसमें यदि कॉपर ऐड करते हैं तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता। डिस्प्लेस मीन्स अपनी जगह से हटा देना, तो वो जिंक को हटा नहीं पाता। क्यों नहीं हटा पाता है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक। सी नंबर का आंसर है, देखिए द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। ओनली अ मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर reactivity from its salt solution. So copper cannot displace zinc from zinc sulfate solution. जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक। कोई भी मेटल हो वो कोई भी मेटल हो, यदि किसी उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको तभी हटा पाती, तभी डिस्प्लेस कर पाती है जब उसकी रिएक्टिविटी उस मेटल से ज़्यादा हो। तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर जो होता है जिंक सॉल्यूशन से उसको निकाल नहीं पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हम आंसर पढ़ने लगे, क्वेश्चन देखेंगे पहले। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अब मैंने आपको बताया था कि सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो हम इसको केरोसिन के ऑयल में रखते, पर क्यों रखते हैं वही निकल के आएगा। सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। डी नंबर का आंसर है कि सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत हाईली रिएक्टिव होती है। दे कैन कैच फायर इवन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ एयर। ये एयर के कांटेक्ट में आते, अब एयर में क्या होती है, नमी होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, तो जब एयर के संपर्क में आती है सोडियम और पोटेशियम, तो वो क्या करती है, वो फायर कैच करती है। तो दे हैव टू बी केप्ट इन केरोसिन, तो उनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, तो 4 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है वो कि क्या आप कोई एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में, एल्यूमिनियम के बर्तन में नींबू का अचार स्टोर करके रख सकते हो? यही तो होता है लेमन पिकल मीन्स नींबू का अचार। तो नींबू का अचार एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में मतलब बर्तन में आप स्टोर करके रख सकते हो क्या? ये एक्सप्लेन करिए। तो वो ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या है, नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल as metal react with acid to liberate hydrogen gas, the pickle can be spoiled। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है वो कि नहीं हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम यूटेंसिल, तो एल्यूमिनियम का बना होगा। अब एल्यूमिनियम तो मेटल है, अब मेटल क्या करती है, मेटल एसिड से रिएक्ट करती है। अब लेमन जूस जो होता है उसमें भी तो एसिड होते हैं सिट्रिक एसिड, तो उसके कारण से उसमें एसिड की प्रेजेंस के कारण वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेती है मेटल, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। लिबरेट करना मतलब प्रोड्यूस करना, निकालना, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, जिससे पिकल जो होता है स्पॉइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, जो पिकल से मतलब वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें लेमन जूस होता है और लेमन जूस में एसिड होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हम नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि मेटल्स जो होती हैं, एल्यूमिनियम जो है वो कार से रिएक्ट कर लेगी, एसिड से रिएक्ट कर लेगी जो लेमन जूस में है, और हमारा जो फिकल है वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंस आर गिवन इन कॉलम 1 इन कॉलम 2, सम uses are given, match the items in column 1 with those in column 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए गए हैं जिसमें हमको यहाँ पे मैच द कॉलम, मतलब कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट में दिया है गोल्ड। अब इन गोल्ड किस लिए यूज़ होता है? थर्मोमीटर बनाने के लिए? नहीं। इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए? गोल्ड के इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनाए जाते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। ब्रेपिंग फूड? नो। ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो हम ज्वेलरी से इसको मिला देंगे, फर्स्ट का डी हो जाएगा। सेकंड आयरन, आयरन किस लिए यूज़ होता है? थर्मामीटर में आयरन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वायर आयरन के नहीं बनते हैं। ब्रेपिंग फूड नहीं हो सकता। ज्वेलरी आयरन की नहीं बनेगी। मशीनरी, मशीनें जो होती हैं वो आयरन की बनती हैं, तो हम मशीनरी से मिला देंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रेपिंग फूड के काम आता है, तो एल्यूमिनियम का यूज़ काय में करेंगे? ब्रेपिंग फूड में। कार्बन, कार्बन क्या है? एक फ्यूल है। कार्बन जो होता है वो फ्यूल में होता है। कोल हुआ, कोल एक फ्यूल तो होता है, तो कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? फ्यूल। तो फ्यूल में क्या होता है? कार्बन होता है, तो कार्बन को फ्यूल से मिला देंगे। कॉपर, कॉपर थर्मोमीटर में तो होता नहीं है। इलेक्ट्रिक वायर, हाँ इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं कॉपर के। ठीक है। मरकरी, मरकरी क्या होती है? लिक्विड मेटल होती है, इस लिक्विड फॉर्म में होती है मेटल, सिर्फ एक ही मेटल है सभी मेटल में जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पे, वो मरकरी है। और मरकरी इसी कारण से इसको थर्मोमीटर्स में भरा जाता है, तो ये हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, थर्मोमीटर से। और यहाँ पे मिला हुआ दिया भी है, तो आप देख सकते हो, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन अ कॉपर प्लेट। क्या होता है जब हम एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड दो टाइप के हम देख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जिसमें वाटर बहुत कम ही होता है, मतलब होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। और डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स जिसमें पानी मिला हो, वाटर मिला हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड पानी वाला और एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग दो टाइप के सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं, तो सभी एसिड ही हो सकते हैं वो। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट वो हो सकता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इसमें डालते हैं, किसमें? कॉपर की प्लेट में, तो क्या होता है? और सेकंड पूछा है आयरन नेल्स आर प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन की जो नेल्स, मतलब जो कील होती हैं, उनको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं जो ब्लू कलर का होता है, उसमें क्या होता है तो वो देखेंगे हम। फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट का पहले आंसर देखेंगे। आंसर 9 करके दिया हुआ है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर जो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं होगा। When concentrated sulfuric acid is poured on a copper plate, copper react with sulfuric acid to liberate hydrogen gas। अब हमने पढ़ा था कि जो मेटल क्या होती है, कॉपर क्या है? मेटल है। मेटल जो होती है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि जो कॉपर है उसका फॉर्मूला Cu होता है, हम इसको Cu से बताते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से बताते हैं। तो H2SO4 से जब ये रिएक्ट करेगी तो कॉपर और सल्फेट दोनों मिल जाएंगे, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ से अलग होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं
कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो कोई रिएक्शन नहीं होता है कॉपर का, लेकिन जब हम कॉपर प्लेट पे स्ट्रॉन्ग H2SO4 डालते हैं तो कॉपर जो है क्या होता है, कॉपर किसको डिस्प्लेस कर देती है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनता है। सेकंड में पूछा गया था कि जो आयरन नेल है यदि हम उसको कॉपर सल्फेट जो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन होता है उसमें डाल दें तो क्या होता है। वी का आंसर है द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन कॉपर। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जैसे कोई भी मेटल हो उसका सॉल्यूशन बना हुआ हो, जिंक सल्फेट का था उसमें अपन कॉपर ऐड कर रहे थे, लेकिन अब क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट में आयरन की कील डाल रहे हैं तो कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है और इधर आयरन है, दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन कॉपर। आयरन जो हो गई मोर देन हो गई, उसकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, कॉपर से ज़्यादा है। सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन जो होगा कॉपर को क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो आयरन मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ जोड़ के फिर आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये पढ़ लेते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस copper from copper sulfate solution. In this case the blue color of copper sulfate fades, मतलब हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। ब्लू कलर मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, लेकिन जिससे आयरन की नेल डालते हैं तो कुछ समय बाद देखेंगे कि ब्लू कलर फेड्स हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन होता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, ठीक है, एंड कलेक्टेड द गैस इन इवॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब, इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या बोला इसने, सलोनी एक लड़की है, उसने क्या किया, एक पीस लाई बर्निंग चारकोल का, चारकोल को जला, बर्निंग चारकोल मतलब जला हुआ चारकोल, मतलब जलाते हुए बर्निंग चारकोल को लाई और एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड, और जो उससे गैस निकली वो कुछ जलाते हैं कोई भी चीज़ तो हम उससे गैस निकलती है उसको उन्होंने कलेक्ट किया, कलेक्ट द गैस इवॉल्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेकर वो चारकोल के जो गैस जहाँ लिबरेट हो रही थी वहाँ से, सॉरी गैस जो, हाँ जो गैस जो लिबरेट हो रही थी उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, अब वो गैस का नेचर कैसे बताएगी ये पूछ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला देखना है कि नेचर ऑफ गैस कैसे बताएगी। एड सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, हमने टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट करी थी, गैस, तो हम उसमें वाटर डालेंगे। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे। सेक इट वेल, हिलाएंगे अच्छे से। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। अब ब्लू लिटमस और रेड लिटमस से हम सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे। ब्लू लिटमस टर्न रेड, रेड हो जाता है ब्लू लिटमस, दस द नेचर ऑफ गैस इज एसिडिक। तो एसिड क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। हमसे नेचर पूछ रहा है गैस का, मतलब या तो वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी। हमने चारकोल को बर्न किया, बर्न करना मतलब एयर में बर्न हुआ है वो, तो हम ऑक्सीजन भी लगाएंगे यहाँ पे। तो हम इसकी जो वर्ड इक्वेशन लिखते हैं चारकोल की, तो वो ऐसे लिख सकते हैं चारकोल सी, चारकोल में कार्बन होता है तो सी लिख दिया उसकी जगह, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया O2
और दोनों ने मिलके बनाया CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, ये बताना चाह रहा है वो। तो एसिडिक है या बेसिक, इसको कैसे करोगे आप? टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें क्या डालोगे? वाटर डालोगे। अब क्या होगा, उसको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस से चेक करोगे। रेड लिटमस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं किया और ब्लू लिटमस से आपने टेस्ट किया तो ब्लू लिटमस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि जो गैस है वो एसिडिक नेचर की है। इस तरीके से आप बता कर सकते हैं कि कैसे। और लिखा, इसको रिएक्शन को लिखना भी बहुत आसान होता है। क्वेश्चन 11, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन में, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप। ज्वेलर शॉप की दुकान पर रीता गई एक दिन विथ हर मदर, उसकी मम्मी के साथ। हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। और जो मतलब पॉलिश करने के लिए जो ओल्ड ज्वेलरी थी उनने दुकानदार था उसको दे दी। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्राउट द ज्वेलरी बैक, जब उसको वापस लेने गई, दे फाउंड डेट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। अब जो हम वो ज्वेलरी उसने दे के गई थी पिछले दिन, उसमें क्या हुआ कि उसके जो वेट है उसमें थोड़ी सी कमी आई, स्लाइट लॉस हुआ। कैन यू सजेस्ट अ रिएक्शन फॉर द लॉस इन वेट? अब आप क्या रिएक्शन बता सकते हैं? रिएक्शन नहीं, कैन यू सजेस्ट अ रीज़न, हम रीज़न बता सकते हैं क्या? क्यों, क्या क्या हुआ ऐसा कि जो ज्वेलरी देके गई थी उसका वेट कम हो गया? ज्वेलरी किस लिए दी थी? पॉलिश करने के लिए। अब टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन अ एसिड एक्वारेजिया। अब देखिए, अब गोल्ड को आपको क्या करना है? पॉलिश करना है। तो हम उसको क्या करते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं गोल्ड को काय में डिप करते हैं? एक एसिड में जिसका नाम होता है एक्वारेजिया। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व इन द एसिड एंड द इनर शाइनी लेयर इज विजिबल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी, इट्स वेट इज रिड्यूस्ड। अब क्या होता है कि जब हम पॉलिश करने के लिए देते हैं तो कोई भी एसिड में आप जब उसको डालते हो, कोई भी एसिड नहीं, उसको काय में डालते हैं? एक्वारेजिया में। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का बना होता है, जैसे H2SO4 वगैरह, HNO3, इन सब का कुछ बनता है, अलग अलग रेसों में मिलाते हैं। तो एक्वारेजिया स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हम जब उसमें गोल्ड डालते हैं तो जो आउटर लेयर होती है गोल्ड की, आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट्स क्या होती है? डिज़ोल्व हो जाती है। और डिज़ोल्व होने के बाद और जो इनर शाइनिंग लेयर इज़ विजिबल, जो ना शाइनी लेयर है वो विजिबल होती है बिकॉज लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी। उसकी जो अपर लेयर है उसके लॉस के कारण से ज्वेलरी का वेट कैसा होता है? इट्स वेट इज़ रिड्यूस्ड, उनका वेट कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए हैं हमने चैप्टर 4 के मेटल एंड नॉन मेटल के। देख सकते हैं आप, इतने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।